प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक किसी सियासी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केवल अभी बीजेपी कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। लगातार जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां के दिग्गज नेताओं से रायशुमारी की जा रही है, क्योंकि दोनों दलों में दावेदारों की होड़ है। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान खंडवा सीट पर नजर आ रहा है। इसे लेकर खंडवा लोकसभा सीट के उम्मीदवार चयन के लिए भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मंथन हुआ। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में टिकट के दावेदार हर्ष सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसे रूटीन बैठक बताते नजर आए। अपने स्वयं के बारे में विचार करना मेरा अपना स्वभाव भी नहीं है और हमारी पार्टी की पद्धति भी नहीं। हम तो काम करते हैं और पार्टी के आदेशों का, अनुशासन का पालन करते हैं और पार्टी का संगठन जो निर्णय करता है उस पर मैं ही नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। देखिए, ये तो रूटीन बैठकें हैं हमारी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं, तो चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठकें होंगी। कोई दावे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। इधर कांग्रेस में भी दावेदारों के बीच होड़ और आलाकमान तक दौड़ शुरू हो गई है। दिल्ली में अरुण यादव ने दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। खंडवा लोकसभा से कांग्रेसी खेमे में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव की दावेदारी प्रबल है। इस दावे को और बल मिला जैसे ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अरुण यादव को शुभकामनाएं दे दी। लेकिन बड़ी बात कांग्रेस के लिए यहाँ बड़ी परेशानी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खड़ी की है। लेकिन इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की माने तो उन्होंने दावा किया है कि खंडवा से कांग्रेस का टिकट उनकी पत्नी को ही मिलेगा। टिकट कंफर्म कैसे सुरेंद्र सिंह ठाकुर को मिलेगा? मैं समझता हूं कि लगभग हमारे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के प्रत्याशी के उम्मीदवार के नाम मोटे तौर पर लगभग तय हैं। बस हाईकमान का मोहर लगना है और कमलनाथ जी आ रहे हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही गहरे अध्ययन के बाद हम प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है और सफल होंगे वो, ये मैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि हार जीत से मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। टिकट की टेंशन पर बात करेंगे क्योंकि दोनों ही दल जो हैं वो अब इसमें उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां भले शुरू हो गई हों, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसे लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है और साथ ही जो टेंशन है टिकट को लेकर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या टिकट के बढ़ते दावेदारों ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन? क्या असंतुष्टों को साधना दोनों पार्टियों के लिए चुनौती? कब तक होगा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान? बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावों में कितना दम? जी हां, अगर दोनों ही दल की बात करें वो अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही टिकट दावेदारों को लेकर भी जो दौड़ है वो सामने दिख रही है। हालांकि पार्टी कहीं रूटीन बैठक की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लिस्ट तैयार है, नाम तैयार है, लेकिन अभी आला कमान के सहमति का, उनकी इजाजत का इंतजार है। लेकिन कौन से वो नाम होंगे इसका इंतजार जो है वो बाकी जगह भी किया जा रहा है, क्योंकि जो सीटें हैं उन्हें लेकर दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। दावों में कितना दम है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जेपी धनोपिया जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामपाल सिंह जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं गौरव चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर।
धनोपिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर और उस पर जीत के दावों को लेकर आपको गिनती में नहीं देख रही है बीजेपी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि चारों सीटें आप जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के हालात बने हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोरोना में लाखों लोग मारे हैं, उनके परिवार आज भी परेशान हैं, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, 55 लाख युवा बेरोजगार हैं, ओबीसी को आरक्षण देने में सरकार आनाकानी कर रही है, सारे हालात बने हुए हैं। अब इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम कांग्रेस पार्टी की गिनती में नहीं मानते, तो मुगालता पाले रहे, हमें खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुगालता पालना उनका अपना अधिकार है और पाल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है देश के जो धरातल पर और मध्य प्रदेश की धरती पर जो हालात बने हुए हैं वो किसी छिपे हुए तो नहीं है ना। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, युवतियों के साथ बलात्कार, आंखें फोड़ने की घटनाएं, जिंदा जलाना की घटनाएं किस तरह के हुए, आदिवासियों को मारकर ट्रक के साथ खींच कर ले जाने की घटनाएं सामने हो रही हैं। गौ माता की बात करते हैं, गौ माता को जिस तरह से जमीन पे खिसोड़ कर लेके आते हैं। चलिए, आपके पास कई सारे मुद्दे हैं और आपको लग रहा है कि इन सब मुद्दों के सहारे जनता जो है वो आपके साथ आएगी। क्या कहना है सिसोदिया साहब? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के दम पर मतदान केंद्र इकाइयों तक जाकर अपने चुनाव प्रचार करेगी। हम मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास का एजेंडा है, ये लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार से पिछले उपचुनावों में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने की ओर अपना मत दिया था, मैं समझता हूं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, निश्चित तौर पर होगा। हमारा संगठन जो है सेकेंड राउंड में अब चुनावी क्षेत्र में कार्यक्रम अपने लागू कर चुका है। एक राउंड की हमारी मतदान केंद्र इकाई तक के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। हम वर्ष भर जनता के बीच में रहने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हम वर्ष भर जनता के बीच में सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर जाने का काम करते हैं। हम जो है संगठन के माध्यम से संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड के समय भी और अन्य वैक्सीनेशन के समय भी और अन्य सेवा कार्यों में भी हम लगातार मतदान केंद्रों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है। मतदाताओं के बीच में रहकर उनके सुख दुख में साथ में खड़ा रहने का काम किया है और सेवा ही सर्वोपरि का सिद्धांत लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे गांव तक हमने इस कार्यक्रम को किया और सिर्फ चुनावी क्षेत्र में किया, ऐसा नहीं है, प्रत्येक मतदान केंद्र पे हमने इस कार्यक्रम को करने का काम किया और जनता के हम बीच में जब जनता वैश्विक महामारी में थी, जनता जब आप काफी आश्वस्त हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो चेहरे का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, चेहरा भी असर करता है, तो वो चेहरों को लेकर क्या किसी तरह का टेंशन है? टिकट को लेकर जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं और उसे लेकर जो बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन को लेकर अभी उलझन बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट तय होते हैं, ये सिस्टम है और हमारा कार्यकर्ता कार्यपद्धति से चलता है और कार्यपद्धति जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम से चलता है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई उलझन है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी लगातार हमारे जहां जहां उपचुनाव है वहां के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से एक नहीं अनेक राउंड की बातचीत कर चुका है। आज भी आप देख रहे हैं कि भोपाल में खंडवा सहित कई स्थानों के प्रमुख कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी सुनने के बाद में निर्णय होता है और बहुत अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी में होता है। वो निर्णय भी शीघ्र आपके सामने आएगा और उचित समय पे वो निर्णय भी आएगा और हमारा उम्मीदवार भी आएगा और वो सामने आ जाएगा। गौरव सर भी हमारे साथ हैं। सर, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है? अगर जैसा कि हमने सुना सज्जन सिंह वो कहते नजर आए कि नाम तय है और जल्द ही सामने होंगे, ठीक ऐसा ही सिसोदिया जी भी अपनी पार्टी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जब ये बात सामने आती है कि प्रत्याशियों के चेहरे कौन से होंगे और उसमें अगर बात करें सुरेंद्र सिंह शेरा की, वो अपना दावा कुछ अलग करते हुए नजर आते हैं। अरुण यादव जी को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। अगर आज हम देखें जिस तरीके से अर्चना चिटनिस पहुंची, तो ये सारी चीजों को लेकर के आपको लगता है कि थोड़ा सा टेंशन नजर आ रहा है? नहीं, एक स्वाभाविक टेंशन के तौर पर रहता है। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के समय प्रत्याशी, हर दावेदार अपने आप को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के मेहनत करता है, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलता है,
अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता है। तो इसे हम टेंशन के तौर पर, तनाव के तौर पर माने तो ये उचित नहीं होगा। एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और दोनों ही दलों के लिए एक जैसी प्रक्रिया, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। भले भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम सब कुछ तय करके बैठे हैं, कांग्रेस भी बोले कि हम सब कुछ तय करके बैठे हैं, लेकिन अंतिम समय तक जो बदलाव होते हैं वो राजनीति में भाजपा में भी देखे हैं हमने और कांग्रेस में भी देखे। जी जी, दोनों ही दल जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। वापस रुख करना चाहूंगी धनोपिया जी, आपकी पार्टी में भी जिस तरीके से बात कही जा रही है कि सब कुछ तय है, कमलनाथ जी भी आने वाले हैं और उनसे मुलाकात के बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। अब जिस तरीके से सिसोदिया जी ने गिनाया है कि काम कर रहे हैं और आपने आरोप लगाए शुरुआत में कि बहुत सारे ऐसे काम नहीं हुए जिसकी वजह से जनता परेशान है, इस सब के बीच में जीत की अगर हम बात करें, चुनावों की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से ये फाइट करने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही और 15 साल के बदले में आदरणीय कमलनाथ जी के जो 15 महीने हैं किस तरह भारी पड़े हुए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अच्छी तरह याद होगा कि इनको वोटों की चुनी सरकार को नोटों से खरीद के गिराना पड़ा था। आदरणीय कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली का पूरे सभी प्रदेश के लोगों को लाभ दिया। कमलनाथ जी ने मानदेय बढ़ाए पुजारियों के और सारे लोगों के। कमलनाथ जी ने वृद्धाओं की अवस्था पेंशन बढ़ाई, कन्याओं की विवाह की राशि बढ़ाई। कमलनाथ जी ने किसानों के कर्जे माफ किए। किसानों के साथ साथ उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध किया, जितने माफिया थे उनको नाश्ताबूद किया। सारे के सारे हालात जो हैं, युवाओं को 70% धनोपिया जी, लेकिन अगर सरकार गिरने के बाद के जो उपचुनाव की अगर हम बात करें, तब जनता को ये सारी चीजें याद नहीं थी। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ी यादें धुंधली हो चली होंगी? थोड़ा वक्त भी बीत गया है, इस बीच में भी उपचुनाव निकल गए, तो ये सारी बातें अब जनता पर असर करेंगी? नाजी जी, जो उपचुनाव हुए थे 28, वो बहुत विषम परिस्थितियों में हुए थे। सरकार सत्ता उनके हाथ में थी, मशीनरी उनके हाथ में थी, सारा सब कुछ उनके हाथ में था और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस आंसू नहीं बहा रहे थे, बाकी गिड़गड़ा रहे थे कि भाइयों अगर अपन चुनाव में हार गए तो झोला टांग के जाना पड़ेगा। ये हालात आपने खुद में सुने होंगे, साबिर में बयान थे। तो सारे के सारे लोगों को जो सत्ता का मुंह में आ गया था, लालच, वो छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो एन कैर प्रकारण सारे दद्दे, सारे हथकंडे अपनाए और चुनाव को उन्होंने प्रभावित किया। इसलिए वो विषय आज चर्चा का नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर लोगों को जो कोरोना में अकाल मृत्यु हुई है, एक परिवार के लोगों को आज तक पैसा मुआवजा नहीं मिला है, मृत्यु प्रमाण पत्र तक उनको कोरोना के नहीं मिले हैं, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की कमी, सारी की अव्यवस्थाएं, किसानों के साथ धोखा, ओबीसी वर्ग के साथ धोखा, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते घूम रहे हैं और इतनी घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं करते करते भूल जाते हैं कितनी घोषणाएं कर चुके हैं। जब चुनाव आते हैं तो उस जगह पर जाते हैं, बोलते हैं मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, मैं विकास करूंगा। अरे 15 साल क्या किया आपने? 1.5 साल अभी आपने क्या किया? आज भी एक लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। क्या इन उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी कर रहे हैं 2023 की? क्योंकि आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप वादे पूरे ना होने का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप और कांग्रेस पार्टी आगे की बात देख रही है? रणनीति ये आगे की है? क्योंकि इन मुद्दों से, इन उपचुनावों का आपको लगता है कि सरोकार है, जनता पर असर होगा इन मुद्दों का? 2023 का हमारा मिशन है ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हम उन सभी उपचुनावों को जीतेंगे और 2023 में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो भ्रष्टाचार शर्म पे है, महिलाओं के अत्याचार देखिए, बलात्कार देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, आप देखिए कहां पर पहुंचे हालात, कि क्या क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, क्या मिल रहा है इस प्रदेश में। एक चीज बता दीजिए, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, हर चीज के दाम देख लीजिए बढ़े हुए हैं और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो जनता बदला लेने के लिए उतारू है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके छोड़ेगी। थोड़ा सा और समझते हैं, चतुर्वेदी सर के पास रुख करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर अगर देखा जाए कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक मोड में है, तैयारियों पर भी जोर है और कुशल नेतृत्व की बात भी की जा रही है, लेकिन बीजेपी बार बार अटैकिंग मोड में नजर आती है कमलनाथ को लेकर, दिग्विजय सिंह को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि चेहरा उपचुनाव में किसी भी का हो सामने, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन निशाने पर यही 2 लोग नजर आते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बार बार निशाना साध के कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है? इस रणनीति का काम आएगा आगे अगर हम चुनाव से जोड़कर इसे देखें? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, तो इसमें इस पूरे चुनाव के जो प्रमुख चेहरे हैं वो 3 प्रमुख चेहरे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान हैं। इन चुनाव के परिणाम जो भी रहे
वो इन तीनों के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले रहेंगे। उसका एक कारण मैं ये मानता हूं कि काफी लंबे समय से कांग्रेस के अंदर यह बात उठती रही है कि कमलनाथ जी अब जाने वाले हैं, अब दिल्ली जाएंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। जी जी। दिग्विजय सिंह के बारे में ये कहा जाता रहा कि वो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं, अपने किसी समर्थक को, नेता को यहाँ का प्रदेश प्रमुख बनाना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी किसी को बिठाना चाहते हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो यह लड़ाई है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग आधा दर्जन नेता पिछले 1.25 साल से लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें मिल जाए। उसमें एक नेता नहीं है, लगभग 6 प्रमुख नेता हैं। प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, उमा भारती हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये सब, और बीडी शर्मा स्वयं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख दावेदार के तौर पर गिने जा रहे हैं। जब इस तरीके की महत्वाकांक्षाएं पार्टी के अंदर बलवती होने लगती है तो जो आंतरिक लड़ाई होती है वो आपने और हमने पिछले अभी 1-1.5 महीने के अंदर 2-3 बार ऐसे घटनाक्रम देखे हैं। तो दोनों पार्टियों में असंतुष्ट और नाराजगी है, और इसके जो भी परिणाम चुनाव के रहना है वो कांग्रेस के इन दोनों नेताओं पर और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान पर बराबर बराबर पड़ने की संभावना। चलिए पूछ लेती हूँ, रामपाल जी क्या कहना चाहेंगे? असंतुष्ट नेताओं को साधने की चुनौती आपकी पार्टी में भी नजर आ रही है? आपको नाम गलत लिख के दे दिया, राजपाल सिंह सिसोदिया नाम है मेरा। जी जी। एक तो ये, दूसरा मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे माननीय धनोतिया जी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि कुशल नेतृत्व कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही कि कहाँ है अभी वो जी। अभी इन विपत्तियों में, इतनी विपत्ति में मध्य प्रदेश के लोग, अतिवृष्टि थी, ओलावृष्टि हुई थी, कहाँ थे? अरे आज की नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं जब मेरी बात आ जाती आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। थोड़ा सा आपको सुना तो अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप मेरे सीनियर है। आज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब अतिवृष्टि हुई थी, जब प्राकृतिक आपदा में प्रदेश था, कहाँ थे? दौरा कर रहे थे कमलनाथ जी चंबल संभाग का, कहीं दौरा नहीं पूरा दौरा कर रहे थे, चंबल संभाग का दौरा किया उन्होंने, बंगले में बैठे हुए थे, दौरा किया। सिर्फ जब मुख्यमंत्री थे तब भी जब प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का संकट आया जनता के ऊपर तो 5वें माले से वल्लभ भवन के नहीं उतर पाए थे, और खुद के आंतरिक कलह में उलझे हुए थे। स्वयं की पार्टी के लोग, स्वयं के विधायक, स्वयं के मंत्री उन पे विश्वास नहीं कर रहे थे, और वो मंत्रियों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। घोर अविश्वास का वह दौर था, और उस दौर की परिणति मध्य प्रदेश की जनता ने देखी कि किस प्रकार से कांग्रेस खंड खंड होने का काम हो गया। आज भी अगर मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की बात करें तो यह दिग्विजय सिंह के गुट का, यह अरुण यादव के गुट का, यह धनोतिया जी के गुट का, ये गुट का पार्टी हो गई है ये कांग्रेस, जो किसी जमाने में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज गुटका पार्टी हो गई, छोटे छोटे गुटका। आप देखो पंजाब में क्या हालत हो रही है, ये ऐसा पार्टी हो गई है जिसका ना जमीन बची है, ना धरातल बचा है, और ना आसमान है। कौन है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? है इनके पास फुल टाइमर राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं है, कार्यकारी है। ये पूरी पार्टी जो है आज बात कर रहे हैं, ये इतने मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। 15 महीने जब इनको जनता ने अवसर दिया था तो भ्रष्टाचार करने के अलावा क्या किया? ट्रांसफर उद्योग चलाने के अलावा क्या किया? किसानों से छलावा करने के अलावा क्या किया? किसानों को आपने कहा थोड़ी देर पहले धनोतिया जी ने एक बड़ी लिस्ट गिनाई थी कि 15 महीने जब सरकार में थे तो बहुत कुछ किया था। आपको लगता है वो झूठी बात है? तब आपने कुछ करा नहीं, और जब हम कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, धनोतिया जी ने एक लिस्ट गिनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, कर रहे हैं अभी एक लिस्ट गिनाई थी धनोतिया जी ने, उससे आप पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते? किसानों की कर्ज माफी, बिजली के बिल का उन्होंने जिक्र किया था। कर्ज माफी तो कांग्रेस का मुद्दा था ना। कांग्रेस ने घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने वचन पत्र कहा था, 18 महीने में माफ किए? नहीं किए। बिजली के बिल की जहां तक बात है तो बिजली के बिल का सरलीकरण करने का किसने काम किया? हमने किया। संबल योजना किसने दी? हमने दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कौन लेके आया प्रदेश में?
हम लेके आए। बंद तो किसने करी थी? सिसोदिया इन जी, लोगों ने बंद करी। आपको लग रहा है कि फिर इस उपचुनाव की फाइट में कांग्रेस कहीं नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आपको टक्कर नहीं दे पाएगी? चाहता हूँ, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो काम हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लोगों के किए हैं जी, लोगों के बीच में योजनाएं पहुंचाने का काम किया है, चाहे कृषक सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, जो काम हमने किया है हम उस काम किए हुए काम के आधार पर विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, आग्रह करेंगे, हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र पे जाएगा, निवेदन करेगा, सेवा करने का काम करने का संकल्प लेगा और उनके बीच में जाकर सेवा करेगा। और निश्चित तौर पर जनता का माइंड सेट है, जनता जनार्दन का दिमाग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। पिछले उपचुनाव में हमने देख लिया है, जनता ने स्पष्ट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को देने का काम पिछले 28 सीटों के उपचुनाव में कर दिया है। अगर कांग्रेस के किए हुए काम पे उनको भरोसा होता कांग्रेस भी ये कहती है कि जनता ने मन बना अगर लिया है। हमने गलत तरीके से सत्ता हत्याई होती तो 28 उपचुनाव में हमको जनता फिर बाहर कर देती। अगर जनता ने हमें वापस से बिठाया है तो इसका अर्थ यह है कि जनता ने कांग्रेस पर अविश्वास प्रकट करके हम पे विश्वास प्रकट किया है। कमलनाथ जी को खारिज करके शिवराज जी को प्रतिस्थापित करने का काम किया है। तो उसी बात को लेके हम अभी जनता के बीच में जाएंगे, 3 विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे, 1 लोकसभा के उपचुनाव में जाएंगे। निश्चित तौर पर ये चारों उपचुनाव जो हो रहे हैं ये हमारे सम्मानित माननीयों के देहावसान के कारण से हो रहा है, आकस्मिक निधन के कारण से हो रहे हैं। परिस्थितियां अलग है पर उन परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन सीट पे यशस्वी होगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। धनोपिया जी क्या कहना चाहेंगे? आपको फाइट में देख नहीं रही है बीजेपी, तमाम आरोप भी लगा रही है और जो खूबियां या उपलब्धियां आप गिना रहे थे कांग्रेस की उसको भी खारिज कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात सिखाई जाती है संघ के द्वारा, जोर से बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, जम के बोलो, झूठ बोलो। बीजेपी का फलफार भी आपके साथ मालूम होगा, बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी, पी फॉर पार्टी। बहुत झूठी पार्टी है, इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारी चीजें बोल रहे हैं हमने करी हुई है। अरे शर्म करो भाई, वो हालात दूसरे थे। अगर आप इतने ही सूरमा थे तो 2018 में कहां चले गए थे? 2018 के बाद आपको लोगों को जयचंद खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? आप बोलते खरीदने के बाद भी हम पूरे प्रदेश में दोबारा उपचुनाव कराना चाहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव करा लेते अगर आप में इतनी सूरबाई तो। लेकिन नोटों से खरीदी हुए लोगों को, जयचंदों को आप लेकर आए और आपने सरकार बुक कर ली। सरकार बनाने के बाद आप उधार का सिंदूर मांग में भर के अपने आप को स्वागत बता रहे हो। कब तक चलेगा साहब? दमोह का परिणाम देख लिया, दमोह के बाद हालात 2023 में फिर दमोह जैसे बनने वाले आगे। कई जो लोग आपके जीत कर आए हैं, आधे लोगों से ज्यादा टिकट नहीं मिलेगा और जिनको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता उनको घर बैठवा देंगे। इसे तैयार रहिए बैठने के लिए। मुख्यमंत्री मामा का झूठ बोलते बोलते अब भूल गए कितनी झूठ बोल चुके हैं। अभी आदरणीय गौरव चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में 16 मुख्यमंत्री बनने को उधार बैठे हुए हैं, वो दिन रात एक ही दुआ कर रहे हैं, प्रभु ये जाए। चलिए ठीक है, लॉर्ड धनोपिया साहब, गौरव सर से टिप्पणी लूंगी इस वक्त। सर, अगर देखा जाए बार बार आरोप जो लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, खरीदी हुई सरकार, जैसा कि धनोपिया जी ने शुरुआत में भी कहा था और उसे सिसोदिया जी खारिज भी कर रहे हैं। अब हमने जब पहले देखा कि 28 उपचुनाव हुए और उस दौरान कांग्रेस बार बार ये बात कहती रही, तब जनता ने उसे खारिज किया और ये देखा भी गया कि वो बात नहीं समझ में आई जो आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तक उसका जिक्र हो रहा है। दमोह को लेकर, उस जीत को लेकर कांग्रेस जरूर उत्साहित है, लेकिन अगर टीम की बात करें, पार्टी के लीडर की बात करें, तो उसे लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो जायज सवाल है? नाज़नीन जी, अगर सामान्य चुनाव की बात करें तो जब भी चुनाव होते हैं तो 50-50% का दोनों दलों का आधार माना जाता है कि इन दोनों में से कोई भी सत्ता में आ सकता है। लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उस समय जो सिटिंग सरकार रहती है उसका दावा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, आम जनता उस तरफ ज्यादा टर्न होने लगती। जो भी घटनाक्रम हुआ था वो बहुत ही शर्मनाक था, उसे हम सामान्य नहीं मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में आम जनता ने फिर उसे अपना समर्थन देकर भाजपा की सरकार को मजबूती प्रदान की, तो हम मतदाता के किसी भी निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए आज उचित नहीं है। ना आप, ना मैं, ना जेपी धनोपिया जी और ना राजपाल सिसोदिया जी। वर्तमान उपचुनाव में भी सरकार की स्थिति मजबूत रहती है, एक स्वाभाविक तौर पर रहेगी, लेकिन जो पिछले समय की नाराजगियां आम जनता के मन में है, गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के, उसके मुकाबले सरकार ने जो काम किए हैं
उस पर वोट पड़ना है। अब यह जनता को फैसला करना कि जनता किस तरीके से किस दल के साथ जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का समय देने के लिए। तो फिलहाल टिकट का टेंशन है या नहीं, आने वाले वक्त में समझ में आएगा। चेहरे किसके होंगे इसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दे होंगे उसे लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस इस बात को साफ करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी उपलब्धियों के सहारे आगे बढ़ेगी और कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी कोशिश का असर क्या जनता पर होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।